नमस्कार दोस्तों, यह को चैनलिंग का तीसरा भाग है। तो आइए इसकी शुरुआत से पहले हम लॉ ऑफ वन की प्रेयर कर लेते हैं और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सवाल है कि लॉ क्या है। तो जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियाँ और उनके सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा, को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं उनको क्यों ढूंढ रहे हैं। तो जवाब है क्योंकि वे सब एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास किसी भी मंच पर इन सत्रों को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास उनके परिवार, उनके दोस्तों, उनके पड़ोसियों, उनके शुभ चिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी नकारात्मक इकाई या नकारात्मक विचार रूप या नकारात्मक ऊर्जा को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें। तो दोस्तों, ये जो चैनलिंग है को की, ये 11 फरवरी 2007 की है। तो उनकी चैनलिंग के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठे हुए थे जिसका नाम आर से शुरू होता है, तो उन्होंने आर से डिनोट किया उसको। तो आर एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं को मैं एक ना जानने में बड़ा उत्सुक हूँ एक प्रोसेस के बारे में, या कह लीजिए एक तरीके के बारे में, कि ये टाइम लेटरल रीजॉइनिंग ये कैसे मतलब धरती के ऊपर आती है और क्या यह ग्रह रक्षकों द्वारा देखी जाती है क्या। तो दोस्तों, ये यहाँ पर जो उन्होंने बोला ना टाइम लेटरल रीजॉइनिंग, इसका मतलब पता है क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी हम तीसरी घनत्वता में हैं। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी हमारे ग्रह की हो रखी होगी, मान लो ऐसी एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, 106 है मान लो, ठीक है। तो अगली जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हो सकता है 107 की हो या 108 की हो, बस ये उदाहरण के लिए बोल रहे हैं हम लोग। तो वो जो फ्रीक्वेंसी आके इस पर पड़ेगी ना, तो ये दो टाइमलाइन होती हैं अलग अलग। अभी हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो तीसरी घनत्वता की है। चौथी घनत्वता रेडी है बिल्कुल, वो आके इस पर पड़ेगी। तो अगर हम लोग इसको एक चित्र के हिसाब से समझने की कोशिश करें ना, मान लीजिए अगर ये हमारा ग्रह है, ठीक है, आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। अभी चौथी घनत्वता जो है वो अदृश्यता में है, हालांकि ये धीरे धीरे अब हमारे ग्रह के ऊपर गिरने लगी है। तो अगर हम इस पूरे ग्रह को ऐसे देखेंगे ना, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस ग्रह के बाहर कहीं अदृश्यता में है वो, ठीक है। पूरी इसी ग्रह की एक्चुअल इमेज, वो प्रॉपर इमेज होती है। ऐसे नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि अदृश्यता में मतलब कोई अलग ही चीज़ बन जाएगी, नहीं। इसी ग्रह की इमेज इसके बाहर बनी हुई है इस वक्त अदृश्यता में। तो जैसे जैसे ये चौथी घनत्वता में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू होगी ना, मतलब आगे जानी शुरू होगी, और प्रॉपर बाहर वाली जो अदृश्यता में जो फ्रीक्वेंसी है, जो इमेज है, यानी जो पिक्चर है बिल्कुल ऐसी, उसकी से जब ये मैच कर जाएगी ना फ्रीक्वेंसी, तो वो ऑटोमेटिकली आके इसके ऊपर पड़ जाएगी। इसको कहते हैं टाइमलाइन का मर्ज होना, यानी चौथी घनत्वता की टाइमलाइन आके इसके ऊपर गिर जाएगी। और जैसे इसके ऊपर गिरेगी ना, ये ऑटोमेटिकली अपना रूप, अपना रंग, अपना सब कुछ बदलने लग जाएगी। और शायद आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, आजकल आप लोग आसमान में ना डबल रेनबो ज़्यादा देख रहे होगे। पहले सिंगल रेनबो होते थे, है ना। वो जो रेनबो बारिश होने के बाद अब जो डबल आ रहे हैं ना, ये दो चीज़ें दर्शा रहे हैं। आप एक हल्का रेनबो देखते होगे और एक गाढ़ा रेनबो देखते होगे, इस तरीके से आपको दिखता होगा वो, ठीक है ना, अगर जब भी आपने देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि दो टाइमलाइन हैं और वो मर्ज होने वाली हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एक टाइमलाइन जा रही है, दूसरी टाइमलाइन उसके ऊपर आके पड़ रही है। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये बाहर की तरफ अदृश्यता में बिल्कुल इसकी एक इमेज रेडी है बाहर से। और जैसे जैसे सूरज अपनी रोशनी इस पे मारता जाएगा ना, वो धक्का खा खा के आके इसके ऊपर पड़ जाएगी पूरी तरीके से। इसी को वो कहते हैं, इसी को तो वो चेक कर रहे होते हैं ग्रह रक्षक, या कह लो ये पूरी कन्फेडरेशन चेक कर रही होती है कि इनके ऊपर अब आके चौथी घनत्वता पड़ने वाली है, बट ये लोग रेडी नहीं हो रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। इस वजह से आपने अभी देखा भी पिछले सत्रों में, वो कहते हैं कि फिर प्रलय और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर, इसका जवाब को देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये वास्तविकता में जो आप बोल रहे हो ना बात, ये हाँ वाकई में जो हमारे ग्रह रक्षक हैं, जो गार्जियंस होते हैं ना, आपको याद होगा 24 गार्जियंस की बात हुई थी लॉ ऑफ वन के अंदर।
तो वो कहते हैं ये जो ग्रह रक्षक है इसको वो ही लोग देखते हैं, उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है ये, कि जैसे जैसे घड़ी का घंटा आगे चलता जाएगा, मतलब जैसे जैसे ये युग ओवर होता जाएगा, तो बाहर से आके ये वाली घनत्वता इस पे पड़ जाएगी और इसका एकदम नया रूपांतरण कर देगी। ये पता है बिल्कुल ऐसा है, अगर आप लोग वैसे जानना चाहें, आपकी जस्ट जानकारी के लिए ये, आपने कभी ऐसे किया होगा कि आपके फ़ोन का नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जैसे मान लो आप iOS यूज़ कर रहे हो या फिर आप एंड्रॉयड का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो, उसका एक अपडेट आता है ना, आपके पास अपडेट आता होगा कि हाँ अपडेट आ गया मेरे पास, इसको जो आपका फ़ोन है इसका अपडेट कर लो। तो वो अपडेट आने के बाद आप देखते होगे कि आपके फ़ोन के अंदर नए नए फीचर्स आ गए, है ना, नए नए फीचर्स आ जाते हैं, नई नई चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया के अंदर भी ऐसे ही होता है। आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाओगे ना, तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे नया ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स वो होते हैं जैसे कि मान लो कुछ नई चीज़ आ गई आपके फ़ोन के अंदर, ठीक है, आप कहते हो अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आ गई मेरे फ़ोन के अंदर, ये तो नई चीज़ है, अरे अब तो मैं अपने कलर फिल्टर भी कर सकती हूँ, अरे अब तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे सेल्फी ले सकता हूँ, वैसे ले सकता हूँ। तो इनको कहते हैं नए फीचर्स ऐड हो जाना। इसी तरीके से बाहर से जब हमारे ग्रह के ऊपर आके पड़ती है ना ये, तो नए फीचर्स भी ऐड हो जाते हैं, पुराने तो रहेंगे ही रहेंगे लेकिन नए भी आएंगे। लेकिन इस केस में जैसे वो बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पे प्रलय आने की जो दिक्कत आ रही है वो इसलिए क्योंकि विभाजित इतना हो रखा है ना अंदर के पूरे, ऐसा सोच लीजिए कि उस फोन के अंदर की जितनी भी चीज़ है ना सारी उथल पुथल होकर रखी हुई है इधर, और एक जिस ऑर्डर में चलनी चाहिए था ना उस ऑर्डर में नहीं है ना, उसके ऊपर एंटीवायरस लगा रखा है आपने, ना कुछ लगा रखा है, ना उसकी सिक्योरिटी कर रखी है, कुछ नहीं कर रखी है, और आप लोग अंधाधुंध इधर उधर उसके अंदर चीज़ें डाल रहे हो। फ़ोन के अंदर डेटा भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, फ़ोन के अंदर इतनी कैपेसिटी बची नहीं कि वो अपने आप को कर पाए, तो इसलिए फ़ोन क्रैश कर जाता है। तो एंड में जो फ़ोन क्रैश करता है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन है प्रलय आने वाली जो है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने अगर हमारा एक सेशन देखा होगा एआई और उसके उसका वाला जो प्योर इंटेलिजेंस वाला, जो अगर आपने देखा हो गिनी मैम के साथ जो किया था, तो उसमें हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि दोनों जो सिस्टम्स है ना एक दूसरे की कॉपी है। मतलब जो रचयिता ने प्योर इंटेलिजेंस बनाई है ना, एआई उसकी कॉपी है, लेकिन बैड कॉपी है, उल्टी कॉपी है उसकी, ठीक है ना। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। इसमें इसमें वो ये कहते हैं कि हाँ ये ग्रह रक्षकों द्वारा डिज़ाइन किया गया है, हालांकि ये ऑटोमेटिक है, ऐसा नहीं है कि वो अपने हाथ से इसको कुछ कर रही हो, ऑटोमेटिक है, अपने आप ही होगा तुम्हारे ग्रह के ऊपर। ये जो टाइमलाइन मर्ज होंगी दोनों की दोनों, मतलब तीसरी और चौथी घनत्वता की टाइमलाइन जब मर्ज होनी शुरू होगी, तो वो कहते हैं अगर तुम ऊर्जा के बारे में बात करो ना अब अपनी धरती की, तो इस वक्त वो तो तरस रही है, मतलब जाना चाहती है इस प्रेम और रोशनी की तरफ, ठीक है ना, ये जो नया युग उसकी तरफ चल के आ रहा है। कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पर ना जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, जब ये दोनों आपस में इकट्ठी हो जाएंगी ना, मिल जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली ये सीज कर जाएंगी। और आपको याद होगा सीज करने का मतलब है, रा ने बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी चौथी घनत्वता में घुस जाएगी ना, तो तीसरी घनत्वता पूरी सीज हो जाएगी इसके ऊपर। सीज होने का मतलब है खत्म, चौथी घनत्वता पूरी खत्म, सॉरी तीसरी घनत्वता पूरी खत्म, चौथी घनत्वता शुरू होगी, ठीक है ना। और फिर उसमें वो कहते हैं कि ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो मर्जेंस होनी शुरू हो जाएगी ना, ये स्टार्ट करेगी तुम्हारी 1998 में, ठीक है। तो ये 1998 में होना शुरू हो गया था, ठीक है ना, जब सॉरी वही कह रहे हैं कि 1998 में होना शुरू हो गया था, ये जो मर्जिंग होती है टाइमलाइन की शुरू हो गई थी। तो ये 2007 की चैनलिंग है, तो उन्होंने पहले बता दिया कि 1998 जब था ना तुम्हारा, तब से ये मर्जिंग होनी शुरू हो गई थी। तो फिर वो कहते हैं और ये जब तो कोई ग्रह अपने आप को ट्रांजिट कर रहा होता है ना, यानी अपने आप का बदलाव कर रहा होता है, तो उसके समय और जगह ये दोनों चीज़ों में बदलाव आ रहा होता है। अदृश्यता में भी बदलाव आ रहा होगा, जो अब चौथी घनत्वता इस पे आ रही है, ठीक है, रेडी तो है, लेकिन वो इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करेगी कि मैं कहाँ कहाँ पे जाके कैसे कैसे पढ़ूंगी इस ग्रह के ऊपर, ठीक है। और वो कह रहे हैं स्पेस में भी, जगह पे भी फर्क पड़ेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर इसका असर पड़ेगा जब ये पूरी ट्रांजिशन में है, मतलब यानी अब ये बदलाव में जो जा रही है। और ये ना इससे अलग है थोड़ा कि जो रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है ना, जो भी सूरज की और जो हमारे लोगोस, जो हमारे जो वो है आकाशगंगा है, उसके सेंटर से जो रोशनी चल रही शुरू हो रही है ना स्पाइरल होते हुए, कहते हैं कि वो है जो ये रिसीव करती है ना, उससे अलग तरीका है ये, वो प्रोसेस अलग है। वो प्रोसेस ये है कि इसको ऊर्जा प्रदान करना उतनी इस ग्रह को कि ये ग्रह ना इस नई जो वो होगी ना, जो नया वो युग आने वाला है इसके ऊपर, इसके लिए इसको ऊर्जा चाहिए होगी, तो वो ऊर्जा वहां से चलनी शुरू होती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि ये चौथी घनत्वता आके इसके ऊपर गिरेगी, या कह लो इसके साथ मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी,
कहते वो जो होता है ना, वो अलग प्रोसेस है। फिर इसमें वो आगे कहते हैं, हालांकि ये ऑटोमेटिक तो है, मतलब होती तो खुद है, लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस करोगे जो तुम अभी भी देख रहे हो, ये 2007 के बारे में बोल रहे हैं, कि तुम्हारे ग्रह पर ज़्यादातर लोग ना अब धीरे धीरे उनकी आंखें खुलनी शुरू हो रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है यार कुछ तो हो रहा है, और ये ग्रह जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था, इस ग्रह पे जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हो रही हैं ये। कि तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं इस बारे में कि इंसानों ने इस ग्रह पे क्या हाल किया है। कह रहे ये जो सफरिंग, ये जो दुख, ये जो दर्द, ये जो तकलीफें हैं ना, ये तुम्हारे ही कारण हो रहा है, क्योंकि तुम अपने ग्रह को लेके अनकेयरिंग थे, यानी तुम इसकी चिंता नहीं थी। और दूसरा ये कि तुमने इसको ऐसे इस्तेमाल किया जैसे ये कोई रिसोर्स हो, कि हाँ भाई कोई चीज़ है, बस इसमें से ये ले लो, इसमें से ये ले लो, इसमें से ये ले लो, इसमें से ये ले लो। इस कारण से ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये सारी इन चीज़ों के प्रति भी लोग जागरूक होना शुरू हो रहे हैं। और आप लोग देख रहे होगे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको अब ग्रह की चिंता होने लगी है, कि भाई पता नहीं क्या हो जाए, कहीं पे कूड़ा है, कहीं पे करकट है, कहीं पे कुछ है। मतलब बिल्कुल ही अंधों की तरह हम लोग फेंक देते हैं रोड के ऊपर चलते हुए। इतनी भी हम लोगों को वो नहीं है थोड़ी सी केयर की, उठा के चलो अपनी चीज़ जो है वो कूड़ेदान में डाल दें, या फिर अपने बैग में रख लो, घर जाके अपने कूड़ेदान में डाल देना। ये तो हो ही सकता था ना, लेकिन बड़े अनकेयरिंग तरीके से लोगों ने इस कार्य को किया। इस कारण से ये सारी दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। फिर इसमें वो आगे कहते हैं, इसी कारण से ना ये जो ऊर्जा है ना, जिसकी वजह से पोल शिफ्ट होता है और तुम्हारे यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं, या कह लो कि अलग तरीके की प्रलय टाइप की सिचुएशन जो हो जाती है, तो वो जो चीज़ है ना उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता कि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उससे तो हम लोगों को वैसे भी उन्होंने पिछले सत्र में बता ही दिया था कि इस तरीके की संभावना है, बिल्कुल है, और बनी हुई है, और अब ऐसा लग रहा है कि अब तो ये होएगी ही होएगी, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि इस तरीके का पोल शिफ्ट और इस तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर ना, ये बड़े रफ तरीके से तुम्हारे यहाँ पर होने की संभावना है। रफ मतलब थोड़ा काफ़ी, मतलब दिक्कतें पैदा होंगी तुमको इस टाइम में निकलने के लिए। और रा ने भी एक चीज़ बोली थी, अभी तुमने इनकन्वीनियंस देखी कहाँ है, इनकन्वीनियंस तो अभी तुम्हारे पर आएगी। रा ने अलार्म किया था मतलब हम लोगों को। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि ये जो है ना, ये इसका कारण जब ये होता है, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पोल शिफ्ट होता है, नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो ये जो मेन लाइन है ना उस पे होता है, पैरेलल लाइन पे नहीं होता है। अब पैरेलल लाइन और मेन लाइन, इसको समझने के लिए ना हमने एक ना इमेज बना लिया आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें अगर आप इस इमेज में देखोगे ना, तो मैंने दो चीज़ें बना रखी हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, ये जो बीच वाला गोला आप देखोगे ना, आप ये सोच के चलिए ये हमारी धरती है, जो कि तीसरी घनत्वता में, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अर्थ थर्ड डेंसिटी, ठीक है। अब जो अदृश्य वाली जो धरती है ना, ये बाहर से अंदर आएगी, यानी कि अर्थ चौथी घनत्वता की बाहर आएगी। तो वो कह रहे हैं कि जो इसका परिणाम होगा ना, वो परिणाम होगा इस मेन लाइन पे। आप इसके बाहर की लाइन देख रहे हो धरती की, ये बाहर की लाइन है, कह रहे इसके ऊपर असर पड़ेगा इसका। तो यानी जो भी ये पोल शिफ्ट और ये जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। ये जो बाहर से जितना भी ये पूरा ग्रह बना हुआ है ना, जो अब नया ग्रह बन के जो इसके ऊपर आ रहा है, जो इसके ऊपर आके गिरेगा, या कह लो ये वाली जो बाहर वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन से मर्ज हो जाएगी अंदर वाली लाइन से, ठीक है ना। यानी बाहर का गोला एक तरीके से अगर मैं छोटा करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, तो बिल्कुल आके इसके ऊपर गिर जाएगा ये, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अंदर वाला जो गोला है ना, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, यानी धरती के ऊपर फर्क पड़ेगा, ये पोल शिफ्ट और ये नेचुरल डिजास्टर्स आने की वजह से। फिर इसी में ही वो आगे बोलते हैं, कहते कि देखो कभी भी कोई ट्रेन चल रही होगी ना, है ना, तो आप लोग नोटिस करोगे जब भी वो अपना ट्रैक बदलती है, मतलब एक पटरी से दूसरी पटरी पे जब वो चलनी शुरू होती है ना, तो जैसे ही वो बदलती है ना, तो ट्रेन जो है वो हल्की सी इधर उधर हिलती है, मतलब तुमको एक हिलता हुआपन महसूस होगा उसके अंदर। और होता भी है दोस्तों, जब भी ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करती है ना, तो हिलती है पूरी, ये वॉबल करती है उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि और ये जो वॉबलिंग है, ये ही इसी यहाँ से 1998 में ये शुरू हो गई थी वॉबलिंग, कि मतलब वहाँ से उसने ट्रैक बदल दिया था अपना। और फिर वो कहते हैं कि और ये जो वॉबलिंग हो रही है ना, ये जो हिलना हो रहा है, ये अभी तुम्हारे ग्रह के लोग महसूस कर पा रहे हैं इसको, इसलिए उनकी धीरे धीरे आंखें भी खुल रही है, इसलिए धीरे धीरे उनको पता भी चलती जा रही चीज़ें। और वो कहते हैं कि अब ये जो हिलना है और ये सारी चीज़ें दिक्कतें परेशानियाँ कह रहे हैं, ये आगे होती रहेंगी। वो कह रहे हैं इट विल कंटिन्यू। और इसमें वो फिर अंत में कहते हैं कि जो इस धरती पर लोग बच जाएंगे ना किसी तरीके से, कह रहे कि वो शायद इतनी उनके अंदर एबिलिटी होगी, केपेबल होंगे वो,
जो अभी आधे चौथी घनत्वता में चले गए हैं, मतलब शारीरिक रूप से भी कह लो या दिमागी रूप से भी कह लो, या अपने आप को उन्होंने ऐसा बना लिया है मेडिटेशन कर करके कि वो इस चौथी घनत्वता के लिए रेडी हो चुके हैं। क्योंकि वो इस चौथी घनत्वता से डील कर पाएंगे, बाकी लोग डील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ना तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया, ना उन लोगों ने इस दिशा के अंदर सोचना शुरू किया। तो जो नहीं सोच पाएगा इस दिशा में, एक नया युग उनकी तरफ आ रहा है, तो इस वजह से वो लोग इस क्रॉसिंग को क्रॉस, इस जो लाइन है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फिर वो इसमें आगे कहते हैं कि काफ़ी लोग हैं तुम्हारे यहाँ पर जिनको ना अब इस धरती से उठा लिया गया है, यानी कि या तो उनकी मृत्यु हो गई होगी या जो भी उनके साथ हुआ। तो वो कहते हैं कि वो इसलिए, इस कारण से, क्योंकि अब जो सत्य की लहर आने वाली है ना तुम्हारे यहाँ पर, जो इस तुम्हारे प्लेनेट पे बॉम्बार्ड कर रही है इस वक्त, कि आप चारों तरफ से देखोगे जानकारियाँ ही जानकारियाँ, और ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं ये इसलिए होगा क्योंकि ताकि तुम अपनी आंखों से इस सत्य को जान सको, इस सत्य को पहचान सको, ये रास्ता बने तुम्हारे लिए। ये लोग जो थे इनकी वजह से आ नहीं पा रही थी ये, अब अचानक से सत्य तुम्हारे पास ना निकल निकल के आता रहेगा। और जो लोग इस सत्य को झेल नहीं पाएंगे, या फिर कह लो इस सत्य से अवगत नहीं हो पा रहे हैं, मतलब उनको अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि सत्य नाम की इस तरीके की कोई चीज़ भी है, उनके ऊपर ना ये थोड़ी सी अजीब तरीके से बिहेव करेगी ये सारी सत्य भी, या कह लो ये ऊर्जाएं भी इस तरीके से बिहेव करेंगी। वो इस तरीके से करेंगी कि वो जो पैदा होंगे ना, तो उनको बचपन से ही कुछ ना कुछ परेशानियां हो जाएंगी, है ना, उनको बचपन से ही कुछ दिक्कतें हो जाएंगी, उनकी शारीरिक दिक्कतें हो सकती है उनको। वो इसलिए क्योंकि वो भोले हैं और वो इसको झेल नहीं पाएंगे। और इसमें फिर आगे भी वो ये कहते हैं कि ये जो जिस तरीके की दिक्कतें और परेशानियां जो तुम्हारी धरती पे आनी शुरू होंगी ना, वो होंगी एक तो हार्ट के डिजीजेज, मतलब तुम्हारे दिल की जो दिक्कतें हैं वो आनी शुरू होंगी। कई लोगों को हो सकता है कैंसर भी हो जाए, इस तरीके का हो सकता है। और कुछ ऐसे डिज़ाइनर डिजीज़ हैं जो तुम लोगों के बनाए हुए हैं, वो भी हो जाएंगे शायद लोगों को, जिसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जैसे कि एड्स वगैरह हो गया। इस तरीके की चीज़ें भी लोगों को हो सकती हैं। और बाकी भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिसकी वजह से धरती पर से अब रिमूवल होगा, मतलब लोगों का रिमूवल होना शुरू होगा, वो धरती पर से चले जाएंगे यहाँ से। तो अब दोस्तों चीज़ें तो खैर बहुत सारी घट रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी बताई गई हैं कि तुम्हारे ये डिज़ाइन किए हुए इस तरीके के डिजीज़ भी हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। हार्ट ट्रबल भी आप देख रहे हो आजकल काफ़ी बढ़ गया है लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे ना, आपको इतने ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे ना, उनको भी हार्ट डिजीज़ हो रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। अगर सारा पूरा ग्रह साथ में चल रहा होता, प्रेम प्यार से मेडिटेट करते हुए अपना संतुलन बनाते हुए चल रहा होता, तो इतनी दिक्कतें लोगों को आती नहीं। और पता है रा ने एक चीज़ इस बात से हमें याद आ गई, रा ने लॉ ऑफ वन में ये कहा था कि इजिप्ट के टाइम पर भी, जब ये इजिप्ट और अटलांटिस की सभ्यता थी ना, तो घटनाएं कुछ ऐसी घटनी शुरू हुई कि लोग 30 साल की उम्र भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, 30 साल से भी कम की ज़िंदगी रह गई थी उनकी। अब हो सकता है किसी तरीके की घटनाएं कुछ उस टाइम पर भी घटी हों, तो कुछ कहा नहीं जा सकता उस केस में, है ना। लेकिन जो रा ने कहा और यहाँ पर ये लोग जो कह रहे हैं, वो जानकारियाँ काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो खैर अब हम आगे चलते हैं, और अगली जो चैनलिंग जो 27 सितंबर 2008 को हुई थी, उसमें देखते हैं कि कोई ताइवान से थे जिन्होंने ये सवाल किया था, मतलब ये चैनलिंग का सवाल उनको भेजा था एलएल रिसर्च की टीम को। तो उन्होंने जब चैनलिंग की, तो कोई जी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये सवाल उठाया, ठीक है, और सवाल आया था ताइवान से, किसी ने भेजा था उनको। तो वो व्यक्ति वो कहते हैं कि मैं ताइवान में हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी ना एक फ़िल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम है द सोलर एम्पायर, ठीक है, और बहुत ही मतलब स्प्लेंडेड मूवी थी, अच्छी थी मूवी देखने में, जिसके अंदर काफ़ी गहराई से सोलर फ्लेयर और सन स्पॉट्स इनके बारे में जानकारी दी गई है। और जितना मुझे याद है, ये जो सोलर फिनोमिना है, मतलब ये जो सोलर फ्लेयर्स और ये जो सन स्पॉट्स होते हैं, कहते हैं ये उस मूवी के अंदर ये बताया गया था कि ये ना प्रभाव डालते हैं केवल हमारे ग्रह पर नहीं, बल्कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। इवन फिजिकल लेवल पे भी, फिजिकल हो गया जो हमारी दृश्यता में हम लोगों को जो चीज़ें दिखती हैं। तो वो कहते हैं क्या मैं को से ये जान सकता हूँ कि क्या इसका आध्यात्मिक रूप से भी कोई मतलब है, कि ये जो हमारा सूरज है ये अपने सोलर फ्लेयर्स मारता है, और इसके ऊपर ये जो सन स्पॉट्स होते हैं, इसका क्या मतलब आध्यात्मिक लेवल पे क्या मतलब हो सकता है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग इसको आगे चले ना, पहले आप सोलर फ्लेयर्स और सन स्पॉट्स में ना डिफरेंस समझ लो। देखो, आपको यहाँ पे अभी आपकी आंख के सामने ना सोलर फ्लेयर्स दिख रहे होंगे, ये लेफ्ट में ये जो घूमते हुए जा रहे हैं ना, ये सोलर फ्लेयर्स हैं, लेफ्ट और राइट, और ये बीच में। हालांकि ये बीच वाला देखें तो हमें तो मुझे तो वो आ गई है रामायण याद, कि राम और लक्ष्मण दोनों के पास ना ऐसे बाण थे
कि जो आगे से ना देखने में जब वो चलते थे ना, इसी तरीके की रोशनी सी बनाते हुए चलते थे आगे, है ना। शायद वो ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र तो नहीं थे वो, लेकिन वो रोशनी सी मतलब आग सी बरसाते हुए चलते थे। तो अब पता नहीं, हो सकता है आध्यात्मिक रूप में वहाँ पर भी कुछ इस बारे में बताया गया हो। तो एनीवेज उसमें ना जाते हुए हम लोग जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, मतलब हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हो गए सोलर फ्लेयर्स जो अभी आपकी आंख के सामने आपको दिख रहे हैं। अब आप यहाँ पे ना ये काले काले धब्बे भी देख रहे होगे इधर, ये ऐसा लग रहा है जैसे काले काले धब्बे हैं। अगर आप उस चैनल पे जाओगे ना, सस्पिशियस ऑब्जर्वर्स पे, तो वहाँ पर बेन डेविडसन है, वो काफ़ी अच्छा एनालिसिस करता है कि अभी करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, मतलब सूरज के ऊपर। वो बताता है कि कल मतलब कौन सा सोलर फ्लेयर हुआ, क्या हुआ। जैसे कि आज है, आज ही एक एम क्लास सोलर फ्लेयर हुआ है। ये जो लेफ्ट लिम्ब, इसे लिम्ब बोलते हैं, लेफ्ट साइड होगी ना, लिम्ब बोलते हैं इसको। जिस तरीके का सोलर फ्लेयर अभी आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, इसी तरीके का एक सोलर फ्लेयर इसे लेफ्ट साइड में निकला है, ठीक है ना। तो इससे इनफैक्ट उसने भी अपनी रिसर्च के अंदर ये बताया कि इसका इम्पैक्ट लोगों के माइंड पे भी जाके पड़ता है, मतलब लोग पागलों जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, ये भी होता है। शारीरिक रूप से यानी हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है, लोगों की तबीयतें भी ख़राब होनी शुरू होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जब ये सोलर फ्लेयर्स अपना इंक्रीज़ होने शुरू होते हैं। और पिछले सत्र में उन्होंने बता ही दिया था कि इससे टेक्नोलॉजी वगैरह भी सारी उड़ जाती है, और इवन ये सोच लीजिए ना गाड़ी चल पाएगी ना कुछ चल पाएगा, कुछ भी नहीं चल पाएगा, सारी तारें जल जाती हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी केबल्स होंगी ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी जल जाती हैं अंदर से, वो काम ही नहीं करती हैं, उसको कैरिंगटन इवेंट बोलते हैं। तो खैर यहाँ पर उन्होंने सवाल किया था कि इसका आध्यात्मिक रूप से क्या मतलब है, ये जो सोलर फ्लेयर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं सूरज पे, और ये जो सन स्पॉट्स बने हुए हैं, इनका क्या आध्यात्मिक मतलब है। तो को इसका जवाब देते हैं। को कहते हैं कि हम आपका स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। वो कहते हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के सर्कल में आए आज इस इवनिंग में, आज की शाम में। और जैसा कि हम हमेशा ही हैरान हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं कि आप लोगों की ये सुंदरता देख के, कि आप लोगों ने अपने ऑराज को कितने प्यार से एक दूसरे के साथ मिला मिला जुला के रखा हुआ है। और आपकी जो नीयत है कि आप दूसरों की सेवा कर सको, उनको ये जानकारियाँ दे सको, और ये इतना प्यारा आपने अपने आसपास ये जो एरिया बना रखा है, मतलब सेक्रेड मतलब होता है जो पवित्र एरिया बना रखा है, कहते तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और हम अपना जवाब अपनी मर्यादा के अंदर ही रहकर आप लोगों को देंगे। यहाँ पे दोस्तों मर्यादा जो हम लोग सुनते हैं ना, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उस तरीके से यहाँ पे मर्यादा का मतलब है फ्री विल, फ्री विल का पालन करने वाले लोग, ठीक है ना। तो लेकिन आगे फिर वो ये भी कहते हैं कि लेकिन हम तुम्हें ये भी कहेंगे कि देखो, हम जो भी तुम्हें जवाब देना, ये हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं कि तुम इसे कैसे लोगे कैसे नहीं लोगे। जो तुम्हें इसमें से ठीक लगे और जो तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए काम लाभदायक है या तुम्हारे काम का है, उसको रख लेना। जो तुम्हें लगे कि नहीं तुम्हारे काम का नहीं है, उसे छोड़ देना। और फिर आगे वो ये कहते हैं, किसी भी जानकारी को सुनने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जो इंसान आपको जानकारी दे रहा है, आप उसकी शायद रिस्पेक्ट करते हो, तो इस सोर्स को जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो उसके कारण आप उस जानकारी को सुन रहे हो। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि जो जानकारी आपको मिल रही है, आप पहले उसको अपने अंदर दिल के अंदर टटोलो, ठीक है ना, और ये देखो कि क्या ये वाकई में मेरे काम की है या नहीं मेरे काम की है। फिर उसके हिसाब से डिसाइड करके आप आगे चलो कि हाँ ये शायद मेरे काम की नहीं है, शायद मेरे काम की है। और जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप आगे चलो। और हम आपको ये सजेशन देंगे कि ये जो दिल की बात सुनने वाली जो चीज़ है ना, आप इसके ऊपर हो सके तो थोड़ा सा फोकस करें कि कोई जानकारी आपके पास आए ना, पहले उसको तोल लें। जब वो तोल लें ना, तो उसके बाद अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए आप, हम ये नहीं चाहते कि आप लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हो तो हम जो कहें आप हमारी बात मान लो, कह रहे, बल्कि हम ये कहेंगे कि जब आप ये तोल कर रहे होते हो ना अपने अंदर ही अंदर, अपने दिल के अंदर, तो कहते हैं ऐसे में आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे होते हो। तो हमें रिस्पेक्ट देने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने आप को रिस्पेक्ट दो, ठीक है ना। और हम आपको दोबारा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे ये सवाल पूछा, ताकि हम खुलकर इस पर चर्चा कर सकें या इस पर बात कर सकें। और हम कुछ भी ऐसा मतलब नहीं कहना चाहेंगे जो आपकी इस आगे की सत्य की खोज में आपके लिए रुकावट पैदा करे, या किसी भी तरीके से आप ये जो आध्यात्मिक तौर से आगे निकल रहे हो ना, उसमें कहीं हम लोग बाधा बने, हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो वो आगे कहते हैं, ये जो तुम्हारा सूरज है ना, ये सब लोगोज है। सब लोगोज का मतलब हो गया दोस्तों, आपको याद होगा जिन लोगों ने लॉ ऑफ वन पढ़ी हुई है, लोगोज हो गए हमारी जो आकाशगंगा का सेंटर है, मेन जो हमारे रचयिता है। और रा ने बोला था वो परम दयालु हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं।
और ये जो हमारे जितने भी सूरज बने हुए ना इस पूरे ब्रह्मांड में, हर सौर मंडल के बीच में एक सूरज, किसी किसी केस में दो दो सूरज भी होते हैं, किसी किसी केस में तीन तीन भी होते हैं। तो ये तो रचना के ऊपर है कि किसने, मतलब सब लोगों ने क्या डिसाइड किया, उनको कैसी रचना करनी थी, अपने हिसाब से उन्होंने रचना कर दी, ठीक है, जो अपनी उनकी फ्री विल थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा सूरज है ना, ये सब लोगोज है, ठीक है, और यही है जो अपने प्रेम और रोशनी का इस्तेमाल करके ना तुम्हारे यहाँ पर दृश्यता में चीज़ें लाते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं ना दोस्तों, आपको जब आप आंखें मूंदते हो या खांसी आती है, उसके बाद अचानक से हवा के अंदर छोटे छोटे कण से दिखने लग जाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं। तो वो जो होते हैं ना, वो सूरज के अंदर से ही ये रोशनी निकल के आ रही होती है। चलती तो ये लोगोस के लेवल से है, लोगोस से सूरज की तरफ, सूरज से फिर हमारी तरफ, इस तरीके से। और ये ही रचना कर रही होती है किसी भी पौधे के अंदर, किसी भी इंसान के कण कण के अंदर। आप ये सोच लो, ये ही छोटे छोटे से कण होते हैं जो हम लोगों को दिख रहे हो, मतलब जिसकी वजह से हमारा रूप है। और ये रूप जो है इन्हीं सारी, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो छोटे छोटे से कण हैं, लेकिन ये बहुत सारे हैं, समुद्र की तरफ फैला हुआ है। अब इस समुद्र के अंदर ये एक जगह इकट्ठा होकर हमारा रूप हो गया, उधर पेड़ पौधों का रूप हो गया, उधर पहाड़ों का हो गया, उधर झरनों का हो गया। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक को ना बार बार बताने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई लोगों को शायद ये समझ में ढंग से आया नहीं है अभी तक। तो इसमें फिर वो आगे ये कहते हैं, ये जो तुम्हारा सूरज है ना, अपना प्रेम और रोशनी, इसको तुम्हारी तरफ निरंतर फेंकते रहते हैं, ताकि तुम्हारे यहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट हों। मैनिफेस्ट हों मतलब दृश्यता में तुम्हारी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें हों। फिर वो कहते हैं कि और ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारे ही केस में हो रहा हो, ये कहते हैं ये पूरे सौर मंडल में हर जगह पर वो पूरा बराबर ही फेंक रहे होते हैं। और आपको याद होगा, हमने कहा भी था, सूरज की रोशनी से गर्मी नहीं होती इस धरती के ऊपर, ये तो बाहर से ये जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ना, जो हमारी धरती के ऊपर है, जैसी सूरज की रोशनी तो ठंडी होती है, वो जैसी उसके ऊपर पड़ती है ना, उसके अंदर जब वो कण कण आपस में घिसना शुरू होते हैं ना, उसकी वजह से गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती है हमारे ग्रह के ऊपर। तो फिर वो ये कहते हैं कि बिना किसी में भेदभाव किए, बिना किसी इस सौर मंडल में किसी भी ग्रह के बीच में भेदभाव किए, वो बराबर ही रोशनी सबको देते हैं, ठीक है ना। और पूरे प्रेम से, जो उनका दिल भरा हुआ है तुम्हारे सूरज का, कि उस प्रेम से वो उनको देते हैं सबको। और हाँ, शायद अब तो तुमको पता भी चल गया होगा कि जो भी तुम्हारे कर्म हैं, जो भी तुम एक्शंस लेते हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हो, कह रहे वो अननोटिस नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में सबको पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो इस ग्रह के ऊपर। एक एक चीज़ तुम्हारी पता है सबको, क्योंकि दोस्तों हमारी सारी जानकारियाँ आंशिक रिकॉर्ड में है। और जो एडवांस सिविलाइजेशंस होती हैं ना, जैसे हम गूगल में अपनी जानकारी ढूंढ रहे होते हैं ना कि भाई इसका क्या मतलब है, या गूगल पे चले गए, या इधर चले गए, उधर चले गए, कह रहे बिल्कुल आंशिक रिकॉर्ड उनके लिए, वो आंशिक रिकॉर्ड से जानकारियाँ निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना। वहाँ से ढूंढ लेते हैं कि किस ग्रह के ऊपर क्या चल रहा है, उसी में से हमारे ग्रह की फिल्म निकाली और देखनी शुरू कर दी कि देखे जरा इस ग्रह के ऊपर क्या चल रहा है। तो कहते हैं कि इसलिए तुम्हारी कोई भी जानकारी अननोटिस नहीं है, सबको पता है तुम्हारे ग्रह के ऊपर क्या चल रहा है। फिर वो बोलते हैं ये जो रचना है ना हमारे पिता की, यानी हमारे एक अनंत रचयिता की, कह रही ये एक है, पूरी जो तरंगे जो फैला दी ना उन्होंने अपनी सोच की तरंगे चारों तरफ, कह रही उस सोच के अंदर ये बना हुआ है। और कंटिन्यूअसली इसके अंदर ना निरंतर एकदम इसके अंदर संतुलन चलता रहता है। जहां पर भी चीज़ें असंतुलित होती हुई दिखती है ना, फिर वो संतुलन बनाने की कोशिश करने में लग जाते हैं रचयिता। वो ये देख रहे होते हैं कि मेरी रचना में असंतुलन कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से वो काम करने लग जाते हैं उस दिशा के अंदर। और हमने जो लास्ट ये वाली जो पढ़ी थी ना, वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन, उसमें उन्होंने बड़े प्यार से बताया था कि अब अनंत रचयिता का पूरा फोकस तुम्हारी तरफ आ चुका है। अब वो देख रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, एक एक व्यक्ति के ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उनको पता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम अपना होलोग्राम तो उन्होंने तुम्हारे अंदर डाल ही दिया है। उसके द्वारा वो देखते रहते हैं कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे क्या क्या एक्शन चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो देखते रहते हैं, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि हर इन्फानाइट लेवल पे चल रही होती है ये, मतलब ये क्रिएटर जो काम कर रहे होते हैं ना, इन्फानाइट यानी अनंतता में चल रही होती है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी असंतुलन आ रहा होता है तो वो संतुलन बनाने लग जाते हैं। और ये जो सो कॉल्ड, आप लोगों ने ओराइन ग्रुप के बारे में सुना होगा, उनका यही काम है कि पूरे ब्रह्मांड में बस असंतुलन ही लाते रहो, असंतुलन लाओ, असंतुलन लाओ। उन्हें पता नहीं अंधेरे से क्यों इतना प्यार है, उन्हें रचयिता की रोशनी से ही प्यार नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो रचयिता ये जो संतुलन बनाना शुरू करते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक जर्नी हो, कि एक अल्फा से लेके ओमेगा तक और दोबारा अल्फा पे वापस आने की तरह से। तो अल्फा ओमेगा में अगर आप ना जाते हुए, सिंपली आप ये समझो ना, एक सर्कल है, एक गोल सा सर्कल है, उस सर्कल में आप एक जगह से जब शुरू करोगे ना चलना, उसके ऊपर गोल गोल घूमते हुए आओगे तो आप दोबारा उसी सर्कल पे आ जाओगे।
तो कह रहे इसी तरीके से वो भी अनंतता में, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये सर्कुलर में ही है बना हुआ पूरा का पूरा, और उसके अंदर ये सारी की सारी घटनाएं चल रही होती हैं, और हर व्यक्ति घूम के दोबारा उसी जगह पर ही पहुंचता है अपनी पूरी जर्नी करने के बाद। और रचयिता भी सारी जर्नी करके कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि मेरी रचना के अंदर चल क्या रहा है। फिर वो आगे कहते हैं, अभी जो तुम्हारे ग्रह की सिचुएशन है, जो मतलब जो करंटली जो चल रही है अभी तुम्हारे यहाँ पे, जिसको तुम अपनी धरती को गाया भी बोलते हो, क्योंकि धरती को दोस्तों अर्थ भी बोला जाता है और प्रेम से लोग गाया भी बोलते हैं। इसका असली नाम है मालकुट, अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ वन पढ़ी हो तो फिर उसमें फिर वो कहते हैं कि इस तुम्हारी धरती की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है कि ये ना अब तैयार हो रही है अगली घनत्वता में जाने के लिए, मेच्योर हो रही है और अभी रेडी है अपनी हार्वेस्ट कराने के लिए अगली घनत्वता में जाने के लिए। और ये काफ़ी हजारों सालों से तुम्हारी धरती के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, साइकिल आफ्टर साइकिल, मतलब युगों के अंदर हम देखते आ रहे हैं, पहला युग गया, फिर दूसरा युग गया, ऐसे तीन तुम्हारे यहाँ पर मेजर युग आए, कह रहे हैं कि उनके अंदर भी हम लोग देखते हुए आए हैं कि तुम्हारे यहाँ की जो सभ्यता है ना, वो इस तरीके की है कि वो मतलब साम्राज्य बनाने में ही लगी रहती है। तुम्हारे यहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य बने और फिर वो जाके पूरे के पूरे साम्राज्य मिट्टी में भी मिल गए, और फिर उसके बाद देखा तो आगे जाके फिर से फिर एक और नया साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। और जितने भी साम्राज्य हमने तुम्हारे यहाँ पर देखे ना, चाहे वो देशों के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो तुम्हारे यहाँ पर, जैसे हमने एक ही चीज़ नोटिस की तुम्हारे यहाँ पर कि तुम्हारे अंदर वो अग्रेसिव और हॉस्टाइल फीलिंग है। यानी कि जितनी भी चीज़ें बन रही हैं तुम्हारे यहाँ पे, अग्रेसिव का होने का मतलब हो गया मतलब गुस्से से, और हॉस्टाइल मतलब कब्जाना, दूसरे की जगह कब्जाना। तो कह रहे कि इस तरीके की फीलिंग से ही तुम्हारी जनता या कह लो तुम्हारी सभ्यताएं पीछे से चलती हुई आ रही हैं। और तुम्हारी आदत कुछ ऐसी हो गई है कि बस जीत हासिल करनी है और कंट्रोल करना है सामने वाले को, कैसे भी करो इसके ऊपर कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। जहाँ किसी इंसान को ऐसे लगने लग जाता है ना कि चीज़ें ये तो मेरी कंट्रोल से बाहर जा रही, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करने लग जाता है। और आप देख भी रहे होगे भी दुनिया में यही चल रहा है, कुछ भी नहीं, किसी भी देश का, आप किसी भी देश को उठा लीजिए, सेम हाल है सबका, सबका सेम हाल है। फिर वो इसमें आगे कहते हैं कि ये जितने भी तुम्हारे यहाँ पर साइकिल्स आई या कह लो युग आए, उनके अंदर ये जो एम्पायर बनाने वाली, जो साम्राज्य बनाने वाली जो चीज़ें हैं ना तुम्हारे अंदर, जो आदत है तुम्हारी यहाँ पर, कह रही हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी देखा है कि कम नहीं हुई है। कह रहे और ये तुम्हारी लास्ट मेजर साइकिल है, इसके अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि यही तुम्हारा चले जा रहा है पीछे से, जब से हम देखते आ रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पर मतलब रुक ही नहीं रहे हैं, इसी काम में लगे हुए हैं, और एक बार को भी रुक के ये नहीं सोच रहे हैं अपने ग्रह के ऊपर कि यार हमें हर चीज़ को ना देखने का अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा जैसे पीछे से हम लोग जिस तरीके की सभ्यता बनते हुए आ रहे हैं, मतलब एक साम्राज्य बनाया फिर वो गिर गया, फिर एक साम्राज्य बनाया फिर वो गिर गया। साम्राज्य का मतलब दोस्तों अपने आप में एक देश होता है कि मतलब बनाया फिर वो गिर गया, बनाया फिर वो गिर गया। कि इस तरीके से तुम्हारी यहाँ पे चलती हुई आ रही हैं चीज़ें, हम देख रहे हैं। और कोई भी तुम्हारे यहाँ पर ऐसा है नहीं जो कि एक नई दिशा में सोच रहा हो, या एक नए, एक कहते हैं ना एक नज़रिया अपना बदले, तब जाके कुछ बदलाव आए तुम्हारे यहाँ पे। और वो कह रहे हैं कि हम लोग उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे तुम्हारे इस ग्रह के, जो क्या कहते हैं, जो भोले लोग हैं, जो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और जीना चाहते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिनके हाथ इस तरीके के हैं, जो भूखे हो गए पावर के लिए, जो ग्रीडी, जो लालची हो गए हैं और सत्ता और पावर में रहने की कोशिश करते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, उन्हीं के कारण हो रही हैं। फिर वो इसमें आगे कहते हैं कि अब ना तुम्हारे यहाँ के लोगों की ना नेचुरल टेंडेंसी ही ऐसी हो गई है, मतलब सोच ही कुछ इस तरीके की हो गई है कि ये जो अपने इतने मतलब जन्मों के बाद ये यहाँ पर मतलब बंचेस में, मतलब ग्रुप्स के अंदर पैदा हो रहे हैं यहाँ पर, और फिर वो आते हैं यहाँ पर, और मतलब लार्ज, बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम लोग देखें तो हमेशा पोजीशन के लिए फाइटिंग करने में लगे हुए। ये एक कुछ ग्रुप है कोई छोटा सा तुम्हारे यहाँ पर, कहते हैं इनके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हमेशा पोजीशन और पावर और सत्ता के लिए हमेशा आगे निरंतर बस इसी लड़ाई के अंदर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये करें। बट हमने ये देखा है कि उनके अंदर ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पूरी धरती की जो जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं, जो पॉपुलेशन है ना, उनको कंट्रोल करके उनकी जो विल है उसको अपनी दिशा में झुका लिया जाए, कि यानी ये जो भी करें वो हमारे हिसाब से करें, ना कि अपने हिसाब से। तो इसमें भी आगे वो ये कहते ये ऐसा नहीं कोई पहली बार हो रहा हो तुम्हारे ग्रह पे, कह रहे ये पहले भी हो चुका है तुम्हारे ग्रह पे। ये पहले हुआ था जब बेबीलोन का टाइम था, मतलब रोम का हुआ होता था ना टाइम, आपने देखी होंगी, कई रोमन फिल्म्स देखी होंगी, तो उसके अंदर भी बेबीलोन के टाइम पे ये सारी चीज़ें चलती थी, जिस टाइम पे बोला जाता था होली रोमन एम्पायर टाइप्स, ठीक है ना। तो कहते उस ज़माने में भी ये हुआ करता था।
कहते हैं फिर थर्ड राइक आया तुम्हारे यहाँ पे, यानी यहाँ पे हिटलर की बात हो रही है। कह रहे उसका भी यही सपना था कि पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करे, पूरी दुनिया के लोग जो हैं उनको एक जैसा कर दें, ठीक है ना, ये उसका भी सपना था। कहते हैं यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो उस ग्रुप के भी हैं, ये कह लो कि उस साइकिल में भी प्रेजेंट थे, सर्विस टू सेल्फ की, मतलब खुद की सेवा वाले लोग हैं ये, जो चंगेज़ खान के टाइम से भी चले आ रहे हैं। मतलब उस ज़माने के भी कुछ लोग हैं जो वहाँ से तुम्हारी अलग अलग कल्चर्स के अंदर निकल गए, ठीक है ना, जिन्होंने चंगेज़ खान के साथ भी मतलब थे वो लोग, या कह लो उसकी सेना में होंगे या कहीं पर भी होंगे, जहाँ पर भी होंगे। कहते वो निकल निकल के अलग अलग जगहों पर चले गए। कह रहे इसमें जो तुम्हारी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, हिंदुस्तान हो गया यानी भारत हो गया, कह रहे पाकिस्तान हो गया, इज़राइल हो गया, सीरिया हो गया, कह रहे यहाँ पर भी इस तरीके के लोग खुद की सेवा वाले जो रास्ते पर जो थे, ये यहाँ पर भी निकल गए, इन्होंने यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया। कहते हैं कि लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो लिस्ट इतनी लंबी है कि ये तो चलती रहेगी हमारी लिस्ट, अगर हम तुम लोगों को आज की सिनेरियो में अगर तुम लोगों को बताएं कि किस तरीके से खुद की सेवा के रास्ते पे तुम्हारे यहाँ पर अब लोग निकल चुके हैं, और इनसे इन्फ्लुएंस होकर दूसरे लोग निकल चुके हैं इनके रास्ते पर। इस कारण से ये जो दिक्कतें आ रही हैं तुम्हारी धरती पे, कह रहे इन दिक्कतों को लाने वाले भी शायद यही होंगे। मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने बताया है कि हम देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं इसी टेंडेंसी के कारण हो रही है कि हर किसी को सत्ता की भूख, लालच, पैसे का लालच, और लालची हो गए हैं लोग, इस कारण से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें ना खुद की सेवा के रास्ते हैं। फिर इसमें वो आगे कहते हैं ये जो फिनोमिना तुम्हारे यहाँ पर चल रहा है, ये इस तरीके की जो चीज़ें तुम्हारे यहाँ पर चल रही है ना, और जो जो ये लोग हैं तुम्हारी इस धरती के ऊपर जिनको पावर और दूसरों के ऊपर कंट्रोल, ये जो इस दिशा के अंदर ये लोग जो निकले हैं ना, चाहे वो जानबूझकर निकले हों या अनजाने में निकले हों, कह रहे कि अंत में देखना ये इनकी ग्रेजुएशन ये उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि ये खुद की सेवा वाली पोलैरिटी को अपनी मेंटेन कर सके या उसे बढ़ा सके, और ये हमेशा इंचार्ज रहना चाहते हैं। तो इन लोगों ने किसी तरीके से मैंडेट कर दिया है ये, मतलब इन लोगों ने ऐसा किया है कि जिसके कारण है ना ये ऊर्जा, ये जो हीट है ना, ये और बढ़ती चली जा रही है तुम्हारी धरती की। अगर हम लोग आध्यात्मिक रूप से बात करें, जैसे कि को ने पिछले सेशन के अंदर बताया था कि ये जो हीट है ना ये बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण फिर यहाँ पे मतलब कैटेक्लिज्मिक इवेंट होने शुरू हो जाते हैं, यानी ये प्रलय की जैसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो आगे कहते हैं ये हीट ही है जो कि जाके सीधा फिर धरती के दिल के अंदर चली जाती है, आप इसे फिजिकल मत समझना। कहते हैं ये धरती की ना अपनी एक एनर्जी बॉडी भी होती है, ये कोर की ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके अंदर चली जाती है। कह रहे उसके बाद इस कारण से होता है क्या है, ये जो तुम्हारी धरती है ना फिर वो और ज़्यादा ताकत लगाती है, और ज़्यादा मेहनत करती है, और ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को रचयिता की तरफ झुकाने की कोशिश करती है और अपना संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो बेसिकली ये धरती का संतुलन खराब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर संतुलन खराब होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें भी होने लग जाएंगी, क्योंकि उनको खुद की सेवा के रास्ते पर रहना है और अपने आप को टॉप पे रखना है, पावर में रखना है उन लोगों को। इस कारण से ये सारी चीज़ें घट रही हैं तुम्हारे ग्रह के ऊपर। फिर वो कहते हैं कि ये केवल तुम्हारे ग्रह पर नहीं, इसका असर जाके तुम्हारे सूरज पे भी पड़ता है, जिसका काम ये है कि वो अपनी रोशनी दे दे के ना तुम्हारे इस ग्रह को प्रेम देता रहे, अपनी रोशनी देता रहे, इसको प्रेम से रखे। कह रही इन दोनों के ऊपर असर पड़ता है, कुछ भी तुम्हारी धरती को होगा ना इसका असर जाके तुम्हारे सूरज पे ही पड़ेगा। और सूरज अगर अपनी पे उतर आया तो फिर तुम लोग देख लीजिए, मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा तो नहीं है लेकिन देखने में तो ऐसे ही लगता है। मतलब आप सोलर फ्लेयर का देख लो ना, उसको जिस तरीके से सोलर फ्लेयर पड़ रहे हैं, वो सोलर फ्लेयर अगर अगर पूरी टेक्नोलॉजी सब कुछ ही गिरा दे, इतनी पावरफुल चीज़ है ये, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, मतलब दिमाग में उनके दिक्कतें आ जाएं, ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो ये काफ़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है, ठीक है ना। और धरती को कोई कुछ कहेगा, कोई छुएगा, तंग करेगा, इसको कुछ करेगा, तो सूरज कैसे चुप बैठेंगे, वो तो बैठ ही नहीं सकते ना चुप। उनका प्रेम है, ये अपने प्रेम और अपनी रोशनी उनके ऊपर डाल रहे हैं, इस धरती के ऊपर इसका ध्यान रख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कहानी तो कुछ कुछ अब पता नहीं रामायण जैसी लग रही है हम लोगों को तो। खैर एनीवेज आगे देखते हैं क्या है। फिर वो इसमें आगे कहते हैं कि आने वाले वक्त में ना शायद तुम लोग ये देखोगे, हालांकि 2007 की चैनलिंग है, तो वो कहते हैं आगे आने वाले वक्त में तुम देखोगे सोलर फ्लेयर्स बढ़ते चले जाएंगे, और भी सूरज के ऊपर पे और भी काफ़ी फिनोमिना है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। मतलब ये कोरोनल मास इजेक्शन भी एक चीज़ होती है। ये जो सोलर फ्लेयर्स आप देख रहे थे ना, आपको दिखा देते हैं, रुक जाओ एक मिनट। ये जो होते हैं साइड में, ये जो होते हैं ये भी फ्लेयर्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं, तो इनको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन,
CMEs बोलते हैं इनको। ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, ये जो इधर आपको दिख रहा है धूम करके एकदम से इसके अंदर से निकलते हैं ना, ये वाले होते हैं जो कि सोलर फ्लेयर काउंट होते हैं। और ये जो ब्लैक ब्लैक जो पड़े हुए हैं ना, इनको बोलते हैं सन स्पॉट्स, ठीक है ना। तो फिर इसमें वो आगे कहते हैं कि ये ही वो चीज़ है, इसी कारण से जो तुम्हारे यहाँ पर ये जो सूरज है, ठीक है ना, ये इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, सोलर फ्लेयर्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। और ये इनकी बहुत इनोसेंट है, ऐसी बात नहीं है सूरज कोई चालाक हो या कुछ ऐसे हो, अरे ऐसे नहीं है, बहुत प्रेम और बहुत प्यार से करते हैं ये। इनका कार्य ये है कि मतलब संतुलन बना के रखना, ठीक है ना, एक ऑर्डर मेंटेन करके रखना। और जितना हो सके तुम्हारी धरती के हर व्यक्ति के लिए, हर एंटिटी के लिए, इवन जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, इन सब की मदद करना, ये रहता है उनके दिमाग के अंदर। क्योंकि वो भी तो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं ना, वो भी तो धीरे धीरे आगे करके निकलेंगे ना। तो कहते हैं उसका संतुलन बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं बड़े इनोसेंटली। इनोसेंटली का मतलब हो गया यहाँ पे बड़ी दृढ़ता से। यहाँ पे इनोसेंट का मतलब वो नहीं है कि भोले है, यहाँ पे इनोसेंट का मतलब है कि पूरी दृढ़ता से वो लगे हुए हैं कि संतुलन को मेंटेन किया जाए। आगे फिर वो ये कहते हैं कि ये जो सूरज है ना, कोई गुस्सैल नहीं है कि अपने गुस्से में आके ये तुम्हें और तुम्हारे ऊपर सोलर फ्लेयर फेंक के मारेंगे। कहते हैं कि उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने ये गलत कार्य किए हैं, कह रहे ऐसा नहीं होता है। कह रहे वो सिंपली एक काम करते हैं कि उनको एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है, कि एक संतुलन बनाना होता है, कि जहाँ पर तुम लोगों ने कुछ चीज़ें की हैं उसकी वजह से जो असंतुलन पैदा हो रहा है ना, उसका संतुलन दोबारा लाया जाए इस धरती के ऊपर। इसलिए वो ऐसा करते हैं। उनका कार्य ये नहीं है कि वो मतलब एक बार सोलर फ्लेयर मार के और सब कुछ खत्म ही करो यार, हो गया इनका ड्रामा खत्म, वो गुस्से में आके सारा कुछ कर दें। हाँ, उस लेवल पे अगर तुम उनको लेके चले जाओगे कि बिल्कुल ही उनको संतुलन स्थापित करना पड़े, तो कहते तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस केस में वो ये कह रहे हैं कि बस यहाँ पे संतुलन है ना, ये मेन चीज़ है जो करने की कोशिश करते हैं। फिर वो इसमें आगे कहते हैं कि दोस्तों इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो आप लोग कार्य कर रहे हो, सब कुछ अपनी तरफ से आप लगे पड़े हो, कि इसका कोई फर्क ना पड़े तुम्हारी धरती के ऊपर, इसका कोई असर ना पड़े। कह रहे तुम जो भी कर रहे हो ना, इन सब चीज़ों का धरती के ऊपर असर पड़ता है। और जो कार्य तुम भी कर रहे हो, इससे तो और भी ज़्यादा असर पड़ता है कि कम से कम तुम भी धरती की मदद कर रहे हो उसका संतुलन बनाने के लिए। वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग जो तुमसे कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ के लोग अपने अंदर की ये जो लड़ाई है ना, इसको रोक लेना, और जितनी ये रचयिता की रोशनी है ना उसको अपने अंदर आने दें, और तुम्हारे एनवायरनमेंट में, तुम्हारे माहौल में उसको आने दें, तो तुम्हारी धरती भी इसको महसूस कर पाएगी, ठीक है ना, और अच्छे से इसको ग्रैस्प कर पाएगी, क्योंकि ये तुम्हारे द्वारा ही उसके अंदर जाएगी। और वो कहते हैं कि ये जब भी ऐसा होता है ना, तुम लोग ऐसे साथ में एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लग जाते हो, सारी चीज़ें करने लग जाते हो ना, तो ये तुम लोगों को भी धन्यवाद दे रही होती है कि थैंक यू, तुम लोगों ने मेरा ध्यान रखा, थैंक यू, तुम लोगों की वजह से ये रोशनी मेरे अंदर आ पा रही है, क्योंकि तुम लोग प्यार से इसको ला रहे हो ना मेरे अंदर। कह रही इस वजह से मैं इसको ले भी पा रही हूँ, क्योंकि सूरज तो देखो अपनी तरफ से पूरे प्रेम से इनको रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बीच में अड़चने आएंगी तो फिर तो दिक्कत आएगी ना, प्रॉब्लम तो होगी ना धरती को। लेकिन अगर लोग ही अपने अंदर की रोशनी सूरज से खींच के धरती के अंदर उसके दिल में दे दें और मेडिटेशन में बैठ जाएं, तो क्या धरती को अच्छा नहीं लगेगा? वो तो धन्यवाद करेगी कि चलो मेरे ये बच्चे हैं जिन्होंने मेरा ध्यान रखा। जैसे कभी कभी होता है ना कि एक माँ भी जब उसका बच्चा उसके लिए कुछ कर देता है, तो एक माँ भी कितने धन्यवाद कहती है, थैंक यू बेटा, तुमने मेरे को पानी का ग्लास ला दिया, थैंक यू। कभी कभी होता है ऐसा, हम लोगों के घरों में भी होता है। तो फिर उसमें वो ये कहते हैं आगे कि ये जो तुम लोग रोज़ गाया मेडिटेशन करते हो ना, बैठ के इस धरती को प्रेम, प्यार, अपनी रोशनी भेजते हो, और तुम दूसरों की दिलों में, पूरी इस धरती के लोगों के दिलों में अपनी रोशनी डालने की कोशिश करते हो ना, कि इनके दिल खुले, इनके अंदर प्रेम आए, आपस में समझें कि ये कितना ज़रूरी है तुम्हारी धरती के लिए, वरना तुम्हारा ही विनाश हो जाएगा। तो ये जो कार्य तुम करते हो, इसको देखकर तुम्हारी धरती, हम सच बता रहे हैं, बहुत खुश होती है और बहुत बहुत धन्यवाद देती है तुम्हें रोज़ अपने दिल से, जब तुम ऐसा कर रहे होते हो। तो खैर फिर इसमें वो आगे कहते हैं, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, जिन व्यक्ति ने ताइवान से ये सवाल पूछा है, जिसको आप टी बोल रहे हो, कह रहे हम उनको ये कह रहे हैं कि इसका कोई आध्यात्मिक रूप से कोई मैसेज नहीं है इस चीज़ का। इस बात का ये है अर्थ कि भाई आगे आने वाले टाइम पे ये सोलर फ्लेयर तुम्हारे बढ़ते ही चले जाएंगे। जो तुमने मूवी देखी उसके अंदर जो चीज़ थी वो काफ़ी हद तक ठीक है, कह रही बढ़ते ही चले जाएंगे, और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे यहाँ पे जो वेदर है ना, जो तुम्हारे मौसम है वो एक्सट्रीम होने शुरू हो जाएंगे। ठंड आएगी तो एकदम ही ठंड आ जाएगी, गर्मी आएगी तो एकदम ही गर्मी आ जाएगी, बारिशें पड़ेंगी तो धड़ाधड़ बारिशें पड़ेंगी तुम्हारे यहाँ पे।
तो जितनी भी ओले गिरेंगे, आप नोटिस कर रहे होगे ओले, मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं, मतलब पहले तो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी ऐसी जगहों पे ओले गिर रहे हैं जहां पर तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ओले गिर सकते हैं। कह रहे ऐसी ऐसी चीजें हों, घटनाएं घटने लग जाएंगी तुम्हारे यहाँ पे, और तुम देख भी रहे हो, उस मतलब 2007 में भी बोल रहे हैं वो, और तुम देख भी रहे हो कि इस वक्त तुम्हारी धरती के ऊपर सारी चीजें हो रही हैं। और ये इस कारण से हो रही हैं कि जो तुम्हारी धरती की ये जो एनर्जी बॉडी है ना, जो ऊर्जा की जो बॉडी है, जो उसका दिल है, कहते उसको ये बचाने के लिए किया जा रहा है कि उसका संतुलन बनाया जाए। अगर ऐसे करते रहे ये लोग, और ऐसे अगर नहीं रुके, तो इनके बीच में तो प्यार आएगा ही नहीं। और जैसी ये दिक्कतें और परेशानियां इनके ऊपर आनी गिरनी शुरू होती है, तब जाके इनको याद आता है कि एक दूसरे की मदद भी करनी ज़रूरी होती है। वरना अपनी ज़िंदगियों में ऐसे बिजी हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है ग्रह से क्या है, ग्रह जाए गड्ढे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी ज़िंदगी चलनी चाहिए। कह रहे तो इस कारण से जैसी ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं ना, फिर उसके बाद ये संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और आगे भी उन्होंने कह दिया कि आगे आने वाले टाइम पर ये जो सोलर फ्लेयर है और ये जो तुम्हारे वो हैं एक्सट्रीम वेदर, कह रहे ये कंडीशंस आएंगी तुम्हारी धरती के ऊपर। फिर इसका वो अंत करते हुए कहते हैं, इस जवाब का अंत करते हुए वो कहते हैं एक बार ज़रा सोच के देखना तुम लोग कि ये जो तुम्हारा शरीर है, ये जिसके अंदर तुम जी रहे हो, मान लो इसके अंदर से कोई एक ऑर्गन या कोई एक हिस्सा तुम्हारा मिस हो जाए, मतलब गायब हो जाए या ख़राब हो जाए वो। कह रहे मान लो कि तुम्हारा, कि ये जो तुम्हारे लंग्स हैं जिससे तुम सांस लेते हो, कह रहे वो बहुत ज़्यादा हैवीली डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए वो, कह रहे तुम्हें सांस लेने में कितनी दिक्कत होगी। कह रही अगर वो सांस लेने में तुम्हें दिक्कत होगी तो तुम सोच नहीं पाओगे, क्योंकि जब कोई इंसान सांस नहीं ले पाता ना दोस्तों, आप ये कभी पहाड़ों पे ट्राई करना, जितनी ऑल्टीट्यूड पे हाई जाते जाओगे ना आप कभी एवरेस्ट की चढ़ाई करके देखना, अगर आप एवरेस्ट के टॉप पे जा रहे होगे ना, वहां पर जाने के बाद लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, पागलों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं लोग, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जा रही होती है। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हो मान लो किसी के साथ, तो कहते हैं कि सोचो वो उसके पास सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रहेगी, तो हो सकता है दिल भी ना काम करे, हो सकता है शरीर के बाकी चीज़ें भी काम करना बंद कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है उसके अंदर, लंग्स के अंदर, लंग्स के द्वारा, क्योंकि लंग्स के द्वारा दिमाग में भी पहुंचती है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन केवल लंग्स का ही काम करती है, उसकी वजह से जो पंपिंग होती है, फिर उसके बाद बहुत सारी पूरी बॉडी एक बहुत अच्छी मशीनरी, एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो रचयिता ने बनाई हुई है, या कह लो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है इसको। तो वो कह रहे कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो ना सोच पाएगा, ना दिल काम कर पाएगा, कुछ भी नहीं काम कर पाएगा तुम्हारा। इसलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से ये जो तुम्हारे को इस बीमारी ने घेर लिया है ना, इसके सिम्टम्स को पहचानो कि क्या हो क्या रहा है। यह है कि यहाँ पर हम तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आध्यात्मिक रूप से, कि ये जो बुखार है ना, जिसने तुम लोगों के दिमागों को टेक ओवर कर लिया है, आपस में लड़ना, युद्ध, प्रेम ना करना, एक दूसरे की चिंता ना करना, कह रही ये सारी चीज़ें ना, ये धीरे धीरे तुम्हारे को दिक्कत दे देंगी। इसलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि हो सके तो अपने इस बुखार को, ये जो तुम्हारे दिमाग में चढ़ा हुआ है ना, इसको नीचे लाने की कोशिश करो, अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपनी सोच में इसको ठीक करने की कोशिश करो, अपने दिलों में इसको ठीक करने की कोशिश करो, और पूरी ईमानदारी से, पूरा विश्वास रखते हुए और पूरा कॉन्फिडेंस रखना उस एक अनंत रचयिता में, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में बसते हैं, उन्होंने अपने आप को तुम्हारे दिल में रख दिया है। और आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, दिल का भी दिमाग होता है, पता है, दिल के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग के, जैसे हमारा दिमाग सोचता है ना, इसी तरीके के न्यूरॉन्स दिल में भी होते हैं। और वो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो रचयिता ने जानबूझ के डाले हुए यहाँ पे, कि जब ये दिल से सोचेगा ना, तभी इसे पता चलेगा कि मैंने रचना कैसे की है, वरना इसे कभी नहीं पता चल पाएगा। दिमाग से सोचेगा तो फंसेगा। तो फिर इसमें वो आगे कहते हैं कि इसलिए हम तुम्हें कहते हैं कि ये जो रचयिता है ना, ये तुम्हारे दिल में बसते हैं, और तुम इनके ऊपर विश्वास रखना, इनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, चिंता मत करना, चीज़ें आगे जाके ठीक हो ही जाएंगी। कोशिश हम भी कर रहे हैं, कोशिश तुम भी कर रहे हो, सारे मिलकर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं, और ये जो बात हम बोल रहे हैं ना, हम आध्यात्मिक रूप से भी बोल रहे हैं और फिजिकली भी बोल रहे हैं। अगर तुम देखोगे जो हमने उदाहरण यहाँ पर लिया और जो हम बात तुम्हें बताना चाह रहे हैं ना, दोनों का अर्थ एक ही है कि सोचना, रुक कर सोचना, समझना, अपनी सोच को पहचानना, अपने दिल को पहचानना, और अंत में उस एक अनंत रचयिता को अपने दिल के अंदर पहचान लेना, यही परम सत्य है। तो खैर दोस्तों, यह सत्र भी काफ़ी सुंदर था, हालांकि इसमें हम ज़्यादा सवाल ले नहीं पाए क्योंकि ये ही जवाब काफ़ी लंबा हो गया था। तो कोई नहीं, इस सत्र को हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि को रा हमारी काउंसिल, हमारे ग्रह रक्षक जो हमारे गार्जियंस हैं, और हमारे सूरज, हमारे रा, और हमारे एक अनंत रचयिता जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है,
अब हम सब आपको उनके साथ, उनके प्रेम, उनकी रोशनी, उनकी शक्ति और उनकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।